बच्चों अब तक हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख चुके हैं। उसके दोनों रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल बच्चों हमने सीख लिए हैं। उनसे कई सारे टाइप के बच्चों हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। एक टाइप के क्वेश्चन बच्चों और आपको कराता हूं, जिसमें एक वर्ड गिवन होता है, उसके लेटर्स को यूज करके आपको वर्ड्स बनाने होते हैं। तो आइए देखिएगा एक क्वेश्चन इस तरीके का, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब जो हम वर्ड बनाएंगे उनका मीनिंग हो या ना हो उससे में कोई लेना देना नहीं होता, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एडुकेशन। कुछ पार्ट्स भी हैं, तो पहले प्रॉपर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो एडुकेशन वर्ड है उसके लेटर्स को यूज करके हम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो भाई इसमें यदि आप देखेंगे तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें लेटर्स हैं बच्चों। तो 9 लेटर्स 9 प्लेसेस पे अरेंज होंगे। तो कुल मिला के बच्चों कहानी कुछ ऐसी है, टोटल 9 प्लेसेज हैं। ये बच्चों 9 प्लेसेज हैं। इन 9 प्लेसेस को आपको फिल करना है, और फिल किससे करना है, इसमें जो लेटर्स हैं उन्हीं से फिल करना है। तो भाई जो फर्स्ट वाला प्लेस है उसको फिल करने के 9 वेज, किसी भी लेटर को वहां रख दीजिए। उसके बाद सेकंड वाले को फिल करने के 8 वेज, फिर 7 6 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों। 9 से लेके 1 तक जो सबका प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 9 फैक्टोरियल। तो बच्चों टोटल जो वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे 9 फैक्टोरियल। अब बच्चों जो फर्स्ट पार्ट इसका है उसमें कहा गया है ईच वर्ड स्टार्ट्स विद ई। ईच वर्ड स्टार्ट्स विद ई, मतलब जो आप वर्ड बना रहे हैं वो सब आपके ई से स्टार्ट होने चाहिए। तो भाई यदि ई से स्टार्ट होने हैं, इसका मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर अपने को क्या रखना है, अपने को ई रखना है। तो इसको फिल करने का कितना तरीका हुआ, एक तरीका हुआ। एक तरीका कौन सा है कि आप फर्स्ट प्लेस पे ई रखेंगे। अब भाई आगे तो कोई कंडीशन है नहीं, तो बाकी प्लेसेस को फिल करने के वही 8 7 6 5 4 3 2 1, और ये बच्चों बन जाने वाला है 8 फैक्टोरियल। सेकेंड पार्ट में बच्चों कहा है द लेटर्स ई एंड एन रेस्पेक्टिवली ऑक्यूपाई द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेसेज। मैंने फर्स्ट प्लेस पे आपको ई रखना है और लास्ट प्लेस पे आपको एन रखना है बच्चों। तो भाई फर्स्ट प्लेस पे ई रखना है तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने का 1 वे, लास्ट प्लेस पे आपको एन रखना है तो लास्ट प्लेस को फिल करने का भी 1 वे। आपको कहा था जिन प्लेसेस पे कंडीशन होती है सबसे पहले उन्हीं को फिल करके आना होता है। तो इस प्लेस पे कंडीशन है, इस प्लेस पे कंडीशन है, दोनों को फिल कर दिया। अब बाकी कितने लेटर्स बचे भाई, बाकी बचे हैं 7। अब कोई कंडीशन नहीं है, कहीं से भी आप फिल करना शुरू कर दो। यहां से कर देता हूं, तो इसके लिए 7 फिर 6 5 4 3 2 और ये 1 आगे लिखा ही है। तो ये क्या बन गया बच्चों, 7 फैक्टोरियल। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। भी कोई वर्ड आपको गिवन होगा, उसको लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमने सीख लिया है बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वैसे आगे जितने भी फॉर्मूलेज आने, जो भी कंसेप्ट आने हैं, वो मेनली फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही ड्राइव होने वाले हैं। तो चलिए एक नाम हम और सीखते हैं, परम्यूटेशन। तो बच्चों आओ अब चर्चा करते हैं परम्यूटेशंस। कोई नई चीज नहीं है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। अब तक भी जो हम कर रहे थे वो भी परम्यूटेशन ही था। भाई आपको सिखाया था परम्यूटेशन का मतलब क्या है, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट से है। तो अब तक भी जो हम सब कर रहे थे, वर्ड बना रहे थे या नंबर बना रहे थे, उसमें भी तो अरेंजमेंट ही तो हो रहा था। तो जो हम सीखते आ रहे वो परम्यूटेशन था एक्चुअली के। आप परम्यूटेशन के नाम से चलिए सीखते हैं। डेफिनेशन हम बताए थे वही है जो हम जानते हैं। A permutation is an arrangement in a definite order of a number of things or objects taken some or all at a time। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनमें से सारे आप ले सकते हैं या कुछ कम ले सकते हैं, उनको अरेंज जो करते हैं, और इसके अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं बच्चों। तो आइए उसमें कुछ एक एक दो टॉपिक पॉइंट डिस्कस करते हैं जी।
तो बेसिक याद रखना है, परम्यूटेशन का मतलब क्या है बच्चों? अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट। तो सबसे पहले जी द नंबर ऑफ different permutations। आप परम्यूटेशंस की जगह कहीं भी अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n distinct objects, distinct इंपॉर्टेंट वर्ड है जी, distinct objects taken r at a time, और r का वैल्यू क्या होगा जी? 1 से n तक हो सकता है h। फॉर्मूला बता देता हूं, इसको डिनोट कैसे करते हैं। इसको डिनोट करते हैं बच्चों NPR। पहले नोटेशन भैया समझ लो। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं अपने पास? n। p मतलब क्या है? परम्यूटेशन। r मतलब कितने आपको लेने हैं, तो n में से r लेके आपको अरेंज करने हैं। तो NPR का मतलब n में से r को आपको अरेंज करना है। और NPR का फॉर्मूला है जी n इंटू n-1 n-2 अप टू n-r+1, या इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। बच्चों इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं और उसे आप प्रूफ भी कह सकते हैं। तो इसका प्रूफ समझिए क्या है जी। प्रूफ बहुत ही बेसिक है, बहुत सिंपल सी चीज है जी। देखो क्या है आपके पास, आपको r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपको r को अरेंज करना है। अब इस बात को ऐसे कह सकते हैं, टोटल n प्लेसेज हमारे पास हैं, n प्लेसेज हैं, उन पे आपको r चीजों को अरेंज करना है। या ऐसे समझ सकते हैं जी, r प्लेसेज हैं और उन पे n ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है। ये इसका मतलब हुआ जी। देखिए तो टोटल कितने प्लेसेज हैं? r प्लेसेज हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये rth। तो बच्चों फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? n। सेकंड वाले के लिए n-1, थर्ड वाले के लिए n-2 और rth वाले के लिए होंगे n-r-1। इसको कैसे समझोगे भी? देखो जो सेकंड प्लेस जब फिल कर रहे थे तो माइनस कितना हुआ? 1। जब थर्ड फिल कर रहे तो माइनस हुआ 2। मतलब थर्ड है तो 2 माइनस करना है, मतलब जो प्लेस है उससे एक कम माइनस करना है। तो जब आप rth प्लेस को फिल करेंगे तो r-1 को माइनस करेंगे बच्चों। तो यही आ गया आपका वैल्यू जो यहां लिखा, देखो सेम टू सेम डायरेक्ट वही है। अब इससे ये कैसे बनेगा, उसके लिए इसको आप क्या करिए, जो n-1, अच्छा ये भी आपको समझ में आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई क्यों किया गया है? वही बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन रूल यहां काम आया है, क्योंकि सारे प्लेसेज आपको फिल करने हैं, इसलिए मल्टीप्लाई किया है। तो ये जी n-1 n-2 n-r+1। यदि इसको देखो यहां से फैक्टोरियल की फीलिंग आपको आ रही है, n से लेके n-1 n-2 तक जा रहे थे, यदि ये 1 तक पहुंच जाता तो ये n फैक्टोरियल बन जाता। तो आप क्या करिए, इसको n-r-1 से लेके 2 × 1 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी कर दीजिए। अब बच्चों ध्यान से देखो n-r-1 से लेके 2 × 1, ये कोई और नहीं, ये n-r फैक्टोरियल है बच्चों। और इसको डिनोट हमने किससे किया हुआ है? NPR से। अब ऊपर देखो न्यूमरेटर में क्या बन गया है? n फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ गया? n-r फैक्टोरियल। ये बच्चों बन गया है NPR का वैल्यू। वैसे बच्चों जो हमने बेसिक आपको एक बार कराया था थोड़ा सा फैक्टोरियल और NCR NPR के बारे में, कैलकुलेशन करना तो हम आपको पहले ही सिखा ही चुके हैं बच्चों। तो आइए आगे थोड़ी और चर्चा करते हैं परम्यूटेशन के बारे में। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट के बारे में। चर्चा तो वैसे शुरू से इन्हीं पे चल रही है भाई। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। जैसे आप देखिएगा बच्चों, मान लीजिए आपके पास 3 लेटर्स हैं A, B और C। 3 लेटर्स हैं A, B और C, और इनमें से हमें किन्हीं 2 को लेके अरेंज करना है, किन्हीं 2 को लेके हमें अरेंज करना है। तो देखिए क्या होगा,
इनमें से कोई दो ले लो और उनको अरेंज करो। तो क्या क्या हो सकता है अरेंजमेंट, एक हो सकता है ए बी, मैं ए और बी ले लूं तो एक अरेंजमेंट हो गया ए बी। एक क्या हो सकता है बी ए, फिर मैं ए और सी को ले सकता हूं तो ये हो गया ए सी या सी ए। क्योंकि यहां अरेंजमेंट की बात है इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, किसको पहले रखा किसको बाद में रखा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है बच्चों परम्यूटेशन में। या आप बी और सी ले सकते हैं, तो ये देखो बी सी और सी बी। इसको यदि मैं नोटेशन में कहूंगा कि आपको तीन में से दो को अरेंज करना है तो कैसे लिखूंगा 3p2। तो 3p2 का वैल्यू कितना आ गया, यहां से काउंट करके देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6, तो 3p2 का वैल्यू 6 आ गया। अब यदि मैं अपने फॉर्मूले से देखता हूं तो फॉर्मूला क्या कहेगा इसको, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। भाई 3 फैक्टोरियल 6 होता है और ये तो 1 हो गया, 3 माइनस 2 मतलब कि 1, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है भाई। तो ये बच्चों आ गया है 6। ये मैंने फॉर्मूले से निकाला और वो मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया था कि भाई 6 आएगा। टोटल अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं डायरेक्ट भी बच्चों लिख लिया था। अब बच्चों इसमें एक स्पेशल केस और डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको सारे के सारे ही ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, मतलब जैसे इसमें कहा ना तीन में से दो को लेकर अरेंज कर दो, हमने कुछ निकाल लिया। यदि कहा होता है इन तीनों को ही अरेंज कर दो, आप तीनों को मतलब तीनों ही लेने उनको अरेंज कर दो, तो ऐसे कर दो जैसे ए बी सी, फिर ऑर्डर चेंज करके लिख देते ए सी बी, इस तरीके से। तो कितने वेज होते उसको थोड़ा और समझ लेते हैं बच्चों। क्या समझने वाले हैं जी, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n different things or objects taken all at a time। तो ये बच्चों बन जाएगा आपका, देखिए कैसे कैसे बन जाएगा। आप n में से n ही आपको लेने हैं। तो जो पिछला हमने आपका प्रूफ देखा था मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो इसमें पहले प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे जी, यहां लिख लेता हूं एक बार, n, दूसरे वाले के लिए n-1, तीसरे वाले के लिए n-2। यहां क्या होगा, n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ही प्लेसेज हो गए, ऐसे समझ सकते हो, उनको आपको अरेंज करना है। तो भाई ये चलते चलते जितने प्लेसेज हैं उतने ही ऑब्जेक्ट हैं, तो लास्ट में जब दो ऑब्जेक्ट बचेंगे दो प्लेस बचेंगे, और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही प्लेस बचेगा बच्चों। तो n-1 n-2 से लेके 2 into 1 मतलब कि कितना बन गया ये n फैक्टोरियल। तो n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के जो तरीके होते हैं वो n फैक्टोरियल होते हैं। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके n फैक्टोरियल बच्चों होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं दो एलिमेंट्स लेता हूं, एक मैंने लिया a और एक बच्चों मैंने लिया b। अब मैं इनके अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशन लिखता हूं। तो दो पॉसिबिलिटी है, ए बी और बी ए बी और बी ए। तो कितने आ गए आंसर्स का 2 मतलब कि 2 फैक्टोरियल। दो थे तो दो को अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल तरीके। यदि मैं दो की बजाय बच्चों यहां 3 ले लेता हूं, ए बी और सी, तो इसमें क्या क्या बन सकता है, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी और सी बी ए। ये बच्चों बनने वाले हैं। काउंट करके देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 बच्चों आ गए हैं। और यदि मैं डायरेक्टली देखूं तो मेरे हिसाब से कितने आने चाहिए, 3 फैक्टोरियल। तो वेज कितने आ गए भैया, 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6। तो क्लियर आपको बात होगी। इसी बात को मैं इसको बिना सारे अरेंजमेंट लिखे भी तो बता सकता हूं। एक्चुअली ये जो कर रहे हैं ना हम तो क्वेश्चन ही ऐसे सॉल्व करते हैं ना जैसे यहां किया हुआ है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसलिए एनपीआर को अलग से कोई याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसमें हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे 3 के अरेंजमेंट को देख रहा हूं, तो सिंपली क्या है, मेरे पास 3 प्लेसेज है, इनको मुझे फिल करना है। तो पहले प्लेस को फिल करने के 3 वेज, दूसरे के लिए 2 वेज और तीसरे के लिए 1 वे। तो 3 into 2 into 1, इट्स डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल। क्लियर बच्चों बात हुई। तो आपने समझ लिया परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन अरेंजमेंट होता है, और यदि आपको n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो तरीके होंगे n फैक्टोरियल, और n में से r को अरेंज करना है तो npr मतलब कि n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल। आइए बच्चे क्वेश्चन अभी देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा बिल्कुल बेसिक है, वही है जो आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल किए हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन इनमें होते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे assuming that no letter is repeated। भाई याद रखना बच्चों, यदि वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका है और उसमें ये जो चीज है विद और विदाउट मीनिंग ये लिखा हो या नहीं लिखा हो, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ये वर्ड नहीं भी लिखा हो इसमें, ये विद और विदाउट मीनिंग, तो भी आपको समझना है कि ये लिखा हुआ है। तो इसमें जो मंडे वर्ड है उसके लेटर्स को यूज करके आपको वर्ड बनाने हैं भाई। इसमें पहला पार्ट देखिए, इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब आपको एक बार में 4 ही लेटर्स यूज करने हैं बच्चों। इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्ड हमारा बनने वाला है वो 4 लेटर वाला बनेगा। तो भाई प्लेसेज कितने हुए फिर हमारे पास? 4 प्लेसेज हुए जिनको हमें बच्चों फिल करना होगा। 4 प्लेसेज हुए जिनको हमें फिल करना होगा। भाई कंडीशन तो कुछ कहीं नहीं है, तो इसलिए काउंट कर लो कितने लेटर्स हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं बच्चों। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 6 वेज, सेकंड को 5, ये 4 और ये 3। तो ये बच्चों आ गया अपना, जो भी इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे भी जितना भी आने वाला है, ये 6 × 5 360 शायद आ रहा है ना, ये आ जाएगा बच्चों 360। अब इसी बात को मैं जो मैंने परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला सीखा है उससे भी कह सकता हूं। 6 में से कितनों को अरेंज करना है? 4 को अरेंज करना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता था? इसको मैं कह सकता था डायरेक्टली 6p4, 6p4, 6 में से 4 को लेके अरेंज करना है। और फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखता 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 4 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 होता, और 6 - 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होता, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, तो ये आ जाता 360 बच्चों। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई। आप फार्मूला यूज करके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी आप बच्चों कर सकते हैं। सेकंड पार्ट बच्चों यदि मैं देख रहा हूं वो बहुत ही सिंपल है। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सारे लेटर्स आपको लेने हैं भाई, और लेटर्स हैं कितने? 6। तो यदि सारे आप लोगे तो ऐसे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बन जाएगा। मतलब कि डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6 फैक्टोरियल, मतलब कि 720 बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है? ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। तो भाई सारे लेटर्स तो अपने को यूज करने ही हैं, तो प्लेसेस तो कितने बनाने हैं? 6 ही बनाने हैं। 6 प्लेसेस बच्चों टोटल हमें बना लेने हैं। आप कहा है जो फर्स्ट वाला प्लेस है उस पे आपको वोवेल ही रखना है। भाई वोवेल्स तो जानते हो ना क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स होते हैं। तो यदि मैं मंडे में देखूं तो मंडे में कितने वोवेल्स आते हैं? 2 वोवेल है भाई, एक ए है और एक ओ है। तो फर्स्ट वाले प्लेस को फिल करने के बच्चों 2 तरीके हैं। वहां या तो आप ए रखेंगे या तो आप ओ रखेंगे बच्चों। अब बच्चों कितने लेटर्स आपके पास बचे हैं? 5। और कितने प्लेसेस बचे हैं? 5। तो 5 को अरेंज करने के तरीके हो गए डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल, नहीं तो आप ऐसे भी लिख दो इसके लिए 5 4 3 2 1। तो इन सबको बच्चों मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू शायद आ जाएगा बच्चों 240। तो आपको क्लियर हो गया, जो हमने एनपीआर वाला फॉर्मूला भी सीखा है वो हम यूज करें ना करें कोई बहुत ज्यादा फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है बच्चों। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखेगा बच्चों क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है आप तक बिल्कुल डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे, अब कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन हैं। ये कंडीशन ही बच्चों इस चैप्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन कंडीशन को यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं कि वास्तव में उस जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में उसका मीनिंग क्या है और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। देखिए क्या कहा गया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट the vowels always come together, vowels never come together, 2 vowels never come together, the vowels may occupy only even positions। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो पहले तो भाई इसमें वोवेल्स की कुछ चर्चा हो रही है, तो मैं वोवेल्स देख लेता हूं भाई वोवेल्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो वोवेल्स इसमें हैं बच्चों ए,
ई और यू, ए ई और यू, ये बच्चों वोवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें, ए ई और यू, 3 वोवल्स बच्चों इसमें हैं। अब बच्चों सबसे पहले तो मैं टोटल निकाल लेता हूं, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, जब कोई भी कंडीशन नहीं है तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। भाई काउंट कर लो रे, कितने लेटर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं, तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे जी, 8 फैक्टोरियल, टोटल 8 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। चाहो तो इसका भी वैल्यू आप लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दो। अब फर्स्ट पार्ट में बच्चों चलना है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, सारे वोवल्स हमेशा एक साथ आने चाहिए बच्चों। मतलब क्या हुआ कि जो ए ई और यू हैं ये तीनों एक साथ आने चाहिए बच्चों, ऐसा कहा गया है। और बाकी जो आपके 5 लेटर्स बचे हैं वो कैसे भी आए उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तीनों हमेशा एक साथ आने चाहिए बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या करना होता है, ये जो ए ई और यू है ये तीनों हमेशा एक साथ ही रहने हैं, तो इसको आप एक यूनिट मान लो, इसको कितना मान लो आप, एक मान लो। यदि मैं इसको एक मान लेता हूं तो एक ये हो गया और 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने लेटर्स अब ये हो गए हैं 6। ये समझ में आया इसको एक कैसे मान लिया हमने, क्योंकि भाई ये तो अलग होंगे नहीं ना कभी, तीनों एक साथ ही रहेंगे हमेशा, तो इसलिए इसको 1 ही काउंट किया। तो अरेंज करने के टोटल कितने तरीके हो गए बच्चों, 6 फैक्टोरियल। बोलो ये बात समझ में आए कि नहीं आए भी। भाई जिनको भी एक साथ आपको रखना है उनको आप एक लेटर मान लीजिए और बस फिर अरेंज कर दीजिए। बच्चों ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड इसको क्यों कह रहे हैं हम, रीजन समझो। अरे भाई तीनों को एक साथ रखना है ना, तो इन तीनों को आप एक स्ट्रिंग से बांध दीजिए, एक स्ट्रिंग से इनको हमने बांध दिया है तो ये एक बन गई। क्लियर बात हुई जी। तो इन तीनों को एक मान के हमने अरेंजमेंट निकाल लिया 6 फैक्टोरियल। अब बच्चों ये जो 3 हैं ये एक साथ रहने हैं, लेकिन ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, माने ए पहले आए या यू पहले आए या ई पहले आए, आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो इन तीनों के आपस में अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। 3 चीजों को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। और अरेंजमेंट तो दोनों ने भी, इन सबको भी अरेंज करना है, इनको आपस में भी अरेंज करना है, तो टोटल आ गए 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। उम्मीद है चीज क्लियर हो गई आपको जी। अब दूसरा इसका पार्ट देखिए, दूसरे में कहा है वोवल्स नेवर कम टुगेदर, मतलब जो सारे वोवल्स हैं, इसमें बहुत एक छोटी सी बारीक बात समझनी है आपको। जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है इनको ध्यान से आप समझना, दोनों का मीनिंग में फर्क समझो क्या है। कई बार तो यहां पूरा लिखा होता है ऑल वोवल्स नेवर कम टुगेदर, ऑल वोवल्स नेवर कम टुगेदर ऐसा लिखा होता है। कई बार ऑल को हटा देता है, कहते हैं वोवल्स नेवर कम टुगेदर। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए, बाकी सारे से थोड़े कम एक साथ हो सकते हैं। जैसे माने इसमें 3 लेटर्स हैं, तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि ये जो 3 वोवेल हैं ये तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब 2 एक साथ हो सकते हैं, एक अलग हो जाए 2 एक साथ हो जाए तो वो इसमें चलेगा। लेकिन थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 2 वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, ये कह रहा है कोई 2 वोवेल भी एक साथ नहीं आने चाहिए, मतलब कि सारे वोवेल अलग अलग ही आने चाहिए। तो इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, दोनों को एक जैसे ही समझ लेते हैं। तो दोनों का मीनिंग अलग है, तो दोनों को सॉल्व करने का तरीका भी अलग है। तो भी जो सेकंड पार्ट है वो तो बहुत ही सिंपल है, उसमें कह रहा है सारे एक साथ नहीं आए तो कितने तरीके होंगे भाई, टोटल तरीके थे 8 फैक्टोरियल, उनमें से 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल में वोवल्स एक साथ आ गए, तो जो बाकी बचे उनमें वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे। मैंने कि इसका आंसर तो सिंपल क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब जो टोटल थे उनमें से वो वाले केसेस माइनस कर दिए जिनमें वोवल्स एक साथ आए थे। अब बच्चों जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा अलग तरीके का है, उसमें कहा कोई भी 2 वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं, इस मेथड का नाम है बच्चों गैप मेथड। क्या नाम बोला रे, गैप मेथड। समझिए गैप मेथड क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं। ये कहता है ऐसी जो चीजें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी साथ नहीं रखना है उनको भूल जाओ, जो बाकी उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं पहले उनको आप अरेंज कर लो। तो पहले आप कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर लो।
कॉन्सोनेंट कौन से हैं? डी है, और भाई एक जी है, एक एच है, एक टी है और एक आर है। ये 5 कॉन्सोनेंट हैं। इनको आप पहले बच्चों अरेंज कर लो। तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स जो बच्चों हैं 5, उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल। अब इनके बीच में आप थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दो। ये जो गैप है, ये गैप हमने इनके बीच में छोड़ दिया है। अब यदि ये वोवल्स को मैं इस गैप में रखूंगा तो कोई भी 2 वोवल एक साथ नहीं आ पाएंगे। मैंने एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, तो एक साथ नहीं आएंगे ना। तो ये बीच में जितने भी गैप्स हैं, यदि मैं इनमें रखूंगा वोवल्स को तो वो एक साथ नहीं आएंगे। तो अब जो वोवल्स हैं मेरे, कितने वोवल्स हैं भाई? वोवल्स हैं हमारे पास 3, और यहां देखो जगह कितनी होगी उनके लिए? 1 2 3 4 5 और 6 प्लेसेज हैं। और वोवल्स कितने हैं मेरे पास? 3। तो वेज होंगे 6p3, 6p3। ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। पहले वोवल के लिए 6 तरीके, दूसरे के लिए 5 तरीके, तीसरे के लिए 4 तरीके। तो टोटल वेज कितने हो गए? ये इंटू ये। तो इसमें थर्ड पार्ट में जो आंसर हमारा आएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों? 5 फैक्टोरियल इंटू, इसको चाहो तो मल्टीप्लाई ही करके लिख दो आप, शायद 120 आ जाएगा जी, 120 ऐसे। 5 फैक्टोरियल इंटू 120, पूरा ही मल्टीप्लाई करने का मन हो गया है, क्योंकि ये भी 120 होता है, ये भी 120। तो 120 इंटू 120, 14400 ये बच्चों आ गया है। अब बच्चों जो इसका लास्ट पार्ट बचा है उसको भी चलो यही खत्म कर लेता हूं। उसमें क्या कहा गया है आपको? उसमें कहा है बच्चों कि जो वोवल्स हैं, वोवल्स में ऑक्यूपाई ओनली इवन पोजीशंस, सिर्फ इवन पोजीशंस पे ही आप वोवल्स को रख सकते हैं। भाई इसमें देखो टोटल 8 पोजीशन हैं, 8 में से 4 आपकी इवन पोजीशन होगी और 4 आपकी ओड पोजीशन हो गई। तो इवन पोजीशन कितनी है? 4। ओड पोजीशन कितनी है? 4। तो हमें तो वोवल्स को कहां रखना है? सिर्फ इवन पोजीशंस पे रखना है। तो वोवल्स को पहले मैं अरेंज कर लेता हूं। तो कितने तरीके होंगे? 4 पोजीशन है और हमारे पास वोवल्स कितने हैं? 3। तो पहले वोवल को रखने के 4 तरीके, दूसरे के 3 तरीके और तीसरे के 2 तरीके। तो कितने तरीके हो गए जी? 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब कि मैं चाहूं तो इसको 4 फैक्टोरियल भी कह सकता हूं। अब बच्चों जो बचे हैं कॉन्सोनेंट्स, जो कॉन्सोनेंट्स बचे हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं मेरे पास? 5 कॉन्सोनेंट हैं। और बाकी प्लेसेज कितने बचे? अब भाई 3 प्लेस तो फिल कर दिए, तो प्लेस भी कितने बचे? 5 बचे। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको ये कहा था वोवल्स खाली इवन पोजीशन पे जाएंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट के लिए कुछ नहीं कहा। कॉन्सोनेंट इवन पे भी जा सकता है, और पे भी जा सकता है, जहां भी उसको जगह मिलेगी वहां चला जाएगा। तो कॉन्सोनेंट 5 हैं और पोजीशन भी बाकी कितनी बची हैं? 5। तो 5 पोजीशन पे 5 को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये बच्चों आ गया आंसर। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अलग अलग कंडीशन को समझना, किस कंडीशन में किस तरीके से सॉल्व करना है बच्चों। आओ बच्चों एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिटेड इन अ रो सो दैट all 3 girls do not sit together, no 2 girls sit next to each other। next to each other का मतलब वही है बच्चों, एक साथ बैठना। and they are alternate, they are alternate का मतलब यहां से पढ़ना कि boys and girls are alternate, मतलब बॉय गर्ल इस तरीके से बैठेंगे बच्चों। तो देखिएगा कहानी क्या है बच्चों। एक रो में इनको बैठाना है, 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, मतलब कि इनको अरेंज करना है। तो पहले कहा गया ऑल 3 गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, ये एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो हमने सीखा था जब कुछ चीजों को एक साथ नहीं रखना होता तो हम क्या करते हैं? पहले टोटल तरीके निकाल लेते हैं। टोटल वेज, टोटल वेज मतलब जब कोई कंडीशन नहीं है। तो भाई जब कोई कंडीशन नहीं है तो कुल मिला के 4 + 3 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, और 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। ये हो गए बच्चों टोटल वेज। अब इनमें से हम अब वो वेज निकालेंगे जब गर्ल्स टुगेदर हैं। अब कौन से वेज? नंबर ऑफ वेज इन विच
गर्ल्स आर टुगेदर, गर्ल्स आर टुगेदर। भाई जब कुछ चीजें एक साथ हो जाती हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया करते थे जी? अरे बताया नहीं क्या, स्ट्रिंग मेथड। तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, यहां समझिएगा, जो 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, गर्ल्स 3, उनको एक साथ रखना है तो उनको 1 काउंट करेंगे, और बॉयज कितने हैं बच्चों, 4। तो इन 3 गर्ल्स को 1 काउंट करेंगे, तो 1 तो ये हो गया और बाकी 4 ही हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो इनको अरेंज करने के तरीके हो गए 5 फैक्टोरियल। अब बच्चे जो 3 गर्ल्स हैं ये आपस में तो अरेंज होंगी ना, तो इनको आपस में अरेंज करने के तरीके हो गए 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये बच्चों तरीके आ गए किसके, जिसमें गर्ल्स सब एक साथ होंगी बच्चों। अब क्या करने का, अब वो निकालना है जिसमें गर्ल्स टुगेदर नहीं है। नंबर ऑफ वेज in which all three girls do not sit together, तो सिंपली उसके लिए क्या करना है भाई, टोटल में से टुगेदर वाले केसेस को माइनस कर देना है। देन इट विल बी 7 फैक्टोरियल माने 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बच्चों। तो ये फर्स्ट पार्ट की कहानी आपकी कंप्लीट हुई बच्चों। अब बच्चों सेकंड पार्ट की कहानी शुरू करते हैं। इसमें कहा है नो 2 गर्ल्स सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या सिखाया है आपको, गैप मेथड। गैप मेथड इन्हीं सवालों में तो काम आता है। तो उसमें क्या करते हैं, जिनको एक साथ नहीं रखना होता उनसे जो अलग वाले हैं पहले उनको अरेंज कर देते हैं। तो बच्चों जो बॉयज हैं B1 B2 B3 B4, इनके मैं नाम रख लेता हूं, इनको पहले अरेंज कर दीजिए, और बॉयज को अरेंज करने के तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल। अब इनके बीच में जो स्पेस है, गैप है, वहां आप गर्ल्स को बैठाएंगे तो फिर गर्ल्स एक साथ नहीं आएंगी। तो भाई कितने स्पेस हैं, 1 2 3 4 5 स्पेस हैं, और आपके पास गर्ल्स कितनी है, 3। तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए जी, 5p3, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5p3, 5p3 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3, ऐसा करके बच्चों आ जाएगा। सेकंड पार्ट को इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे। अब बच्चों जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें कहा गया है दे आर ऑल्टरनेट, मतलब बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट हैं, मतलब एक बॉय आएगा उसके बाद गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, इस तरीके से बच्चों चलने वाला है। अब इसमें देखो बच्चों जो बॉयज हैं वो तो 4 हैं और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स 3 हैं। इसका मतलब कि पहले बॉय आएगा, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, और लास्ट में फिर बॉय। एक्चुअली जो नंबर ऑफ बॉयज है वो एक ज्यादा है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे बॉय ही आएगा, तभी ये ऑल्टरनेट बनेंगे बच्चों। अब देखो भाई ये जो बॉयज हैं, ये चारों जो बॉयज हैं ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। भाई ये वाला यहां बैठ जाए, ये वाला यहां बैठ जाए, इधर तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये बॉय गर्ल वाली पोजीशन पे नहीं जा सकता। मतलब आपने इस बॉय को यहां रख दिया, गर्ल को यहां रख दिया, तो ऑल्टरनेट नहीं ना रहेंगे, फिर बॉय एक साथ आ जाएंगे, गर्ल्स एक साथ आ जाएंगी कुछ। तो बॉयज अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और ऐसी गर्ल्स भी अपनी पोजीशन, मतलब गर्ल से अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। तो इसका मतलब आपको अलग अलग बॉयज को अलग अरेंज करना है 4 पोजीशन पे, और गर्ल्स को अलग अरेंज करना है 3 पोजीशन पे। तो बॉयज को 4 पोजीशन पे अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, और 3 गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। तो जी आंसर हो गया इसका 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बच्चों। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया परम्यूटेशन, मतलब कि अरेंजमेंट किस तरीके से करना होता है बच्चों। अब तक बच्चों जो हमने अरेंजमेंट सीखा है उसमें जो सारे हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब डिस्टिंक्ट रहे हैं, लेकिन जी अरेंजमेंट तो ऐसा भी आ सकता है ना, जब कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो जाएं और उनको अरेंज करने की बात करें तो ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है। तो आगे अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों जब ऑब्जेक्ट्स कुछ सेम हो जाएंगे, मतलब सारे ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट नहीं रहते फिर किस तरीके से बच्चों अरेंज करेंगे।